नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। मैं हूं आशीष सिन्हा। आज बात करेंगे पाकिस्तान की। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह मात खाने के बाद पाकिस्तान अब अपने करीबी मुल्कों से सुरक्षा की भीख मांग रहा है। कभी अमेरिका, कभी चीन, तो कभी तुर्की से मदद की गुहार लगा रहा है। इसी बीच अब पाकिस्तान ने इस्लामिक मुल्क सऊदी अरब के साथ बड़ी डिफेंस डील कर ली है। डील के मुताबिक किसी भी बाहरी आक्रमण को दोनों देश एक दूसरे पर हमला मानेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब की यह डील 1970 के दशक में भारत और सोवियत संघ के बीच हुई उस ऐतिहासिक संधि की याद दिलाती है जिसने 1971 के युद्ध में भारत को एक मजबूत सुरक्षा कवच दिया था। रियाद के शाही महलों में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने एक बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डील का नाम दिया गया है स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट। इस समझौते के तहत अगर किसी एक देश पर हमला होगा तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यानी पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ सीधे मोर्चे पर नाकाम होने के बाद अब सऊदी अरब के सहारे अपनी सुरक्षा ढाल मजबूत करने की कोशिश की है। हस्ताक्षर समारोह के बाद जारी एक संयुक्त बयान में कहा गया है कि लगभग 8 दशकों से चली आ रही साझेदारी को और आगे बढ़ाते हुए भाईचारे, इस्लामिक एकजुटता और साझा रणनीतिक हितों के बंधनों पर आधारित दोनों पक्षों ने रणनीतिक पारस्परिक रक्षा समझौते पर सवाल किए। अब सवाल यह है कि क्या यह समझौता परमाणु हथियारों के उपयोग का संकेत देता है। इस मुद्दे पर आज अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के जरिए यह बतला दें और समझा दें कि रियाद में जो समझौता हुआ है क्या यह नाटो जैसा रक्षा समझौता है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर यह ग्राफिक्स आ रहा है, इस ग्राफिक्स को देखिए, समझिए कि क्या है। स्ट्रेटेजिकल म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस को आप देख सकते हैं मेरे दाहिने तरफ, और मेरी बाईं तरफ शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। अब सवाल ये उठता है कि रियाद में क्या नाटो जैसा समझौता हुआ है, यानी जो नाटो के सारे मुल्क हैं, यानी एक पर हमला होता है तो सभी मुल्कों पर हमला माना जाएगा, क्या उसका करार हुआ है। साझा सैन्य सहयोग और रक्षा रणनीति को बढ़ावा देने के लिए यह समझौता पाकिस्तान ने किया है। अब आपको अगला ग्राफिक्स दिखाते हैं। आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने पर फोकस है। दरअसल पाकिस्तान इस बात को समझ चुका है कि वो भारत से कभी भी सीधी लड़ाई में जीत ही नहीं सकता। चाहे 1965 की लड़ाई हो, 1971 की लड़ाई हो, 1999 की लड़ाई हो या 2025 का ऑपरेशन सिंदूर हो, तो पाकिस्तान और सऊदी अरब की सेनाओं के बीच ट्रेनिंग होगी। क्या किस तरह की ट्रेनिंग होगी, इसका खुलासा इस हस्ताक्षर में नहीं किया गया है। तकनीक और इंटेलिजेंस शेयरिंग का भी समझौता है, यानी जो गोपनीय जानकारी होगी वो दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। तो इसमें सबसे अहम बात यह है कि किसी भी मुल्क में अगर करार होता है दो बड़े मुल्कों में, तो अपनी इंटेलिजेंस की जो जानकारी होती है वो दूसरे मुल्क के साथ वो शेयर करते हैं, और इसी शेयरिंग की बात यहां पर आई है। अब हम आपको एक दूसरा ग्राफिक्स दिखाते हैं कि इस डील का असर क्या होगा। मिडिल ईस्ट में नया पावर ब्लॉक जो है वो बनेगा। इससे पहले भी कोशिश की गई थी, अलग अलग मुल्कों ने एक साथ मिडिल ईस्ट में एक पावर ब्लॉक बनाने की कोशिश की थी, लेकिन कभी भी मिडिल ईस्ट में वो सफल नहीं हो पाया। खाड़ी देशों में पाकिस्तान का प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान के पास भीख का कटोरा जरूर है, लेकिन परमाणु बम भी पाकिस्तान के पास है, वो एक एटॉमिक मुल्क है। सऊदी पाक गठजोड़ से ईरान के लिए रणनीतिक चुनौती बनेगा। दरअसल ये दोनों ही मुल्क जो हैं वो ईरान को पसंद नहीं करते। चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, चाहे हम सऊदी की बात कर लें, पाकिस्तान को हथियार, निवेश और तेल आपूर्ति में आसानी होगी, या यूं कहें कि पाकिस्तान को अब भीख में आसानी मिलेगी और उनको भीख के पैसे सऊदीया से बहुत आसानी से मिलेंगे। तेल की कीमतें जो पाकिस्तान में इस समय लगभग 290 रुपए का पेट्रोल है, उसकी कीमतों में कमी आ सकती है। संयुक्त सैन्य अभ्यास और इंटेलिजेंस शेयरिंग और हथियार सौदों में तेजी होगी। ये दोनों ही मुल्क की अगर बात करें तो ये अमेरिका पे 80% डिपेंड है। हालांकि पाकिस्तान 20% फिर भी चाइना पर है, लेकिन सऊदी जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका पर डिपेंड है। मध्य एशिया और दक्षिण एशिया की शक्ति संतुलन पर असर पड़ेगा, यह जाहिर तौर पर है, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है, आतंकवादियों को पैदा करता है और दूसरे मुल्क में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता है। और सऊदी अरब जैसा मुल्क उसके साथ मिल जाए जिसके पास बेशुमार पैसा है, तो जाहिर तौर पर यह चिंता की बात है। अब पाकिस्तान और सऊदी अरब डिफेंस डील भारत के लिए क्यों इसमें टेंशन है, खतरा क्यों है, अब समझिए।
समझौता भारत और पाक सैन्य संघर्ष के ठीक 4 महीने के बाद आया है। यानी जब ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को धूल चटा दी, उसके बाद ये सैन्य समझौता जो है वो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में किया गया है 4 महीनों के बाद। अब अगला ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। शर्त यह है कि भारत ने हमला किया तो सऊदी अरब भी युद्ध में कूदेगा, यानी हम तो मरेंगे ही सनम, तुमको भी साथ ले मरेंगे। यही पाकिस्तान की एक कवायद है। पाकिस्तान के पास जो सबसे ज्यादा कमी है वो पैसे की, और यही वजह है कि उसने सऊदी से हाथ मिलाया है। भारत की चिंता बढ़ी है क्योंकि क्षेत्रीय समीकरण जो है वो बदल सकते हैं। सऊदी के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इस करार के बाद उन संबंधों पर एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगेगा। अब देखना यह होगा कि विदेश मंत्रालय की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। सऊदी ने किसी भी देश का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया, यानी सऊदी अरब की तरफ से यह बात बिल्कुल साफ कर दी गई है कि अगर युद्ध भी होता है तो हम किस देश के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतरेंगे, इसको लेकर सऊदी अरब की तरफ से कुछ साफ नहीं किया गया है। लेकिन ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर परेशान करने वाली है। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान जो है वो जुड़े हैं। आपको 3 डिफेंस एक्सपर्ट जो हैं वो हमारे साथ टीवी स्क्रीन पर इस समय नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जी हैं, आपका बेहद स्वागत है। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हैं, आपका बेहद स्वागत है। और हमारे साथ कर्नल कुणाल भट्टाचार्य है, आपका बेहद स्वागत है। सबसे पहले मेजर अनुज माथुर जी, जय हिंद। मैं आपके पास आना चाहूंगा, ये जो डील हुई है, इस डील के मायने क्या है? पाकिस्तान इस बात को अच्छी तरह समझ चुका है कि चाहे 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो, 1999 की जंग हो या 2025 की जंग हो, पाकिस्तान कभी सीधे तौर पर भारत से जीत नहीं सकता। तो क्या यह मान के चला जाए कि पाकिस्तान अब दूसरे मुल्कों को भी अपने साथ करके इस अगर युद्ध होता है ताकि अपने आप को मजबूत कर सके? जय हिंद आशीष। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये बात पिछले 2-3 दिनों में आपके चैनल पे मैं 2-3 बार कह चुका हूँ। पाकिस्तान की डील सिर्फ उन देशों के साथ होती है जहां से उसको पैसा मिलने की उम्मीद होती है, क्योंकि पाकिस्तान की आवश्यकता कुछ और नहीं है। पाकिस्तान की आवश्यकता पैसा है। और इस डील के बाद जो पैसा रुक गया था, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर सालाना जो उनके मिलते थे, या जो भी अमाउंट है, वो कहीं ना कहीं रिलीज होता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा और यूएई, सऊदी अरब से और पैसा वो वहां से वो निकाल पाएंगे, क्योंकि अब जब आप जॉइंटनेस की बात करेंगे, एक दूसरे के डिफेंस कोऑपरेशन की बात करेंगे, तो डिफेंस कैपेबिलिटी को बढ़ाने के उससे आप पैसा निकालने की कोशिश करेंगे। पूरी जो कवायद है आशीष, पूरी 100% कवायद सिर्फ और सिर्फ पैसा अपने देश में लाने की कवायद है, पहली बात। दूसरी बात यह है, जो आपने बिल्कुल आपके उसमें बिल्कुल साफ कहा, ये अब नहीं समझ में आए हमको। हमेशा से वो इस बात को जानते हैं कि वो भारत को कन्वेंशनली कभी कुछ हरा नहीं सकते। इसी वजह से उन्होंने ब्लीडिंग इंडिया बाय 1000 कट्स, एक जो टेररिस्ट पॉलिसी है, उसको निकाल के रखा हुआ है, और वही वो कर रहे हैं। और अब ये मई में बिल्कुल सिद्ध हो चुका है पाकिस्तान के लिए कि किसी प्रकार से वो भारत के खिलाफ कन्वेंशनल एक्टिविटी नहीं कर सकता। उन्होंने कोशिश करी, 88 घंटे में अपने घुटनों पर आए और उनको भारत से सीज फायर की भीख मांगनी पड़ी। तो ये बात उनको बिल्कुल कंफर्म्ड है। आज की तारीख में उनको यही चाहिए कि कहां से उनको पैसा मिल सकता है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं कि जिस परमाणु ताकत के बल पर पाकिस्तान पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, खास करके जो इस्लामी मुल्क हैं या अरब देश हैं, उनको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है, उस परमाणु ताकत का बटन मेरे हिसाब से, मैं हो सकता है गलत हूं, मेरे हिसाब से पाकिस्तान के पास वो बटन है ही नहीं। उस परमाणु शक्ति जिसका घमंड पाकिस्तान को है, उसकी चाबी डोनाल्ड ट्रंप के पास है, इनके पास नहीं है। तो ये अब प्रयास ये कर रहे हैं कि किस प्रकार से वो इस्लामिक वर्ल्ड में या अरब वर्ल्ड में अपना इस एटॉमिक पावर का सिक्का चला करके वहां से पैसे निकाल लें। आशीष, नहीं, लेकिन ये गंभीर मसला है। बिल्कुल। और लेकिन भारत के लिए इसको पूरी तरह से स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं। पाकिस्तान की जो आतंक परस्त तरीका है वो, और उसमें सऊदी अरब के पैसे का तड़का लग करके भारत के खिलाफ
वो आतंकवादी गतिविधियों में इजाफा कर सकते हैं। इसी डील के साथ ही साथ एक और स्टेटमेंट पाकिस्तान से सैफुल्ला कसूरी का आ गया कि हम भारत के बांध भी ले लेंगे, भारत का पानी भी ले लेंगे, भारत की नदियां भी ले लेंगे। तो जैसे ही आपका एक डील हुआ सऊदी अरब से, उसी के तुरंत बाद जब आपको लगा पैसा आना शुरू हो जाएगा, तो उनको इस बात का कहीं ना कहीं एक आइडिया मिला है, इंडिकेशन मिला है कि जो पैसा आ रहा है वो हमारे ऊपर लगाया जाएगा और हमें ताकत मिलेगी उससे। पहली बात। और एक और बात हमको समझने की है कि ये जो डील है वो अचानक से नहीं हुई है। ये डील जो है इसके ऊपर बातचीत काफी समय से चल रही थी। अब मई की घटना ऑपरेशन सिंदूर और इजराइल का कतार पे हमला, इन दोनों ने इस डील के फाइनलाइजेशन को थोड़ा सा एक्सेलरेट कर दिया है। और एक्सेलरेट करके अभी उन्होंने इसको फाइनलाइज कर लिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में मिलिट्री रिलेशनशिप पहले से भी रहे हैं। पाकिस्तान का एक पुराना जनरल वहां पे सऊदी अरब की सेनाओं को ट्रेनिंग भी दे रहा है। तो ये इनका बहुत पुराना है। तो हमको अचानक से ये समझने की नहीं मान लेना चाहिए कि ये भारत के खिलाफ या किसी एक देश के खिलाफ या किसी एक रीजन के खिलाफ हो गया है। इसका एक जो असर बड़ा मेरे हिसाब से पड़ने वाला है वो ये है कि उन्होंने, पाकिस्तान ने बाकायदा इजराइल से ओपन पंगा ले लिया है। पंगा, आई मीन सॉरी फॉर दिस वर्ड, लेकिन इससे बेहतर कोई मेरे को वर्ड समझ में नहीं आ रहा था। तो उन्होंने, तो अब इजराइल की जो नजर है वो पाकिस्तान के ऊपर भी रहेगी। और अगर इजराइल को पता लगा कि उसके जो इंटरेस्ट्स हैं उनको पाकिस्तान की वजह से नुकसान हो रहा है, तो पाकिस्तान को भी वो हमला करने में चूकेंगे नहीं, ये मेरा मानना है। और ये बात भी कई लोगों को साफ तौर पे मालूम है कि जो हमास के आतंकवादी वहां से भागे थे वो पाकिस्तान में देखे गए थे। नहीं पीओके नहीं, में आपको उन्होंने तो ध्यान में होगा पीओके में जो जनवरी में ये सारे के सारे आतंकवादी संगठन एक साथ हुए थे, चाहे हिजबुल्लाह की बात करें, चाहे जैश की बात कर ले, चाहे हमास की बात कर ले, ये हमास का पैटर्न था। जो पहलगाम में हमला हुआ, ये पैटर्न हमास का था। बिल्कुल, मैं यही कहने की प्रयास कर रहा था कि उनको भी, सारी दुनिया को अब ये पता चल रहा है। और अमेरिका इसमें पूरे गेम में कहीं ना कहीं थोड़ा सा फंसता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के पर्सनल वेंडेटा और पर्सनल एस्पिरेशंस की वजह से भारत जैसे ट्रस्टेड फ्रेंड को, हम दुश्मन नहीं है, फ्रेंड अभी भी हैं, लेकिन ट्रस्टेड फ्रेंड को थोड़ा सा मैं दूर अमेरिका कर की दिया। भूमिका पर भी आऊंगा, उस पर भी सवाल लूंगा, क्योंकि पिछले 2 अब दिनों दूसरी में चीज, चाहे पाकिस्तान के अब उप प्रधानमंत्री का आप बयान ले लिए जिसमें वो साफ कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी, और कल पाकिस्तान के एक मंत्री का बयान आता है जिसमें ये कहता है कि वो इजराइल जो है वो अमेरिका को घूस देता है, रिश्वत देता है, और वो भी तब जब 25 सितंबर को मुनीर को और शहबाज, इन दोनों को डोनाल्ड ट्रंप से मिलने जाना। इस पर चर्चा करेंगे। सैफुल्ला कसूरी के जिस बयान का आप जिक्र कर रहे थे, वो बयान भी थोड़ी देर में टीवी स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन यूके देवनाथ जी से एक सवाल जरूरी हो जाता है। यूके देवनाथ जी, क्या जो कतर पर हमला इजराइल ने किया, हिजबुल्लाह के, भले ही वहां पर अगर हम बात करें कि हमास के सुप्रीम को वहां पर मारने की कोशिश की गई, लेकिन कतर ने उसे हमले के तौर पर देखा, और यही वजह है कि सऊदिया ने पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाया, क्योंकि पाकिस्तान एटॉमिक ताकत है। आशीष जी, पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक ताकत है, लेकिन क्या पाकिस्तान इन एटमी हथियारों का इस्तेमाल सऊदी के सपोर्ट में करेगा? हो नहीं सकता है। दूसरी बात है कि ये जो गुट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये गुट भारत की तरफ देख रहा है? विदेश मंत्रालय, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ध्यान रखी हुई हैं और काफी समय से अंदेशा था कि ऐसा होने वाला है। लेकिन कतार में जो हुआ, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पाकिस्तान सऊदी का जो रिलेशंस है, मिलिट्री रिलेशंस है, वो शायद इजराइल पर ज्यादा फोकस्ड है। सऊदी अरेबिया के साथ हमारे रिश्ते इतने ज्यादा मजबूत हैं, बहुत ही ज्यादा मजबूत हैं। तो ये सोचना कि सऊदी कभी भी भारत के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई की बात सोच सकता है, ये शायद संभव ना हो। हाँ, क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करे और उसके बाद सऊदी पाकिस्तान की मदद के लिए आएगा? देखिए, समझना पड़ेगा, सऊदी की नेवी बहुत छोटी सी नेवी है। वो पाकिस्तान को कोई खास हेल्प कर नहीं सकती अगर वो चाहे भी तो। सऊदी की जो आर्मी है वो हजारों किलोमीटर दूर है, और ये सोचना कि वो वहां से एक बटालियन, एक ब्रिगेड या एक डिवीजन को
भेज देंगे पाकिस्तान में, ये भी शायद संभव नहीं है। वैसे मैं, क्योंकि दर्शक लोग सिविलियन हैं, मैं बता देता हूँ, आमतौर पर एक बटालियन में 1000 जवान, एक ब्रिगेड में 3000 जवान और एक डिवीजन में 10,000 जवान होते हैं। संभव नहीं है। मिलिट्री आकलन में इसकी पॉसिबिलिटी जीरो है। हाँ, सऊदी की एक अच्छी एयरफोर्स है। कम से कम उनके पायलट्स की ट्रेनिंग का पता नहीं, ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट का पता नहीं, उनकी मेंटेनेंस, ऑपरेशनल मेंटेनेंस कैसी है पता नहीं, लेकिन हाँ, उनके पास बड़ी तादाद में करीबन 200 से ज्यादा F-15 है। उनके पास यूरो फाइटर हैं करीबन 70 से ज्यादा, और टॉर्नेडो ग्राउंड अटैक विमान उनके पास 80 से ज्यादा है। लेकिन क्या सऊदी इनका इस्तेमाल भारत के विरुद्ध करेगा अगर भारत पाकिस्तान की तरफ रुख करता है? देखिए, वर्स्ट केस सिनेरियो में एज एन एयरफोर्स एनालिस्ट मेरा ये है कि जैसा हम 1965 में और 1971 में देख चुके हैं कि कुछ मुस्लिम देश हैं, उन्होंने अपने 6 या 12 जहाजों को पाकिस्तान में भेजा था। तो एक सिंबॉलिक, अगर भारत और पाकिस्तान में लंबा युद्ध होता है, कन्वेंशनल वॉरफेयर होता है, ऑपरेशनल सिंदूर तो हमने देख ही लिया, 3 दिन में खत्म कर दिया हमने, मास्टर स्ट्रोक था हमारा। तो अगर लड़ाई पाकिस्तान के साथ लंबा चलता है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, तो सऊदी 1965 में कुछ देशों ने भेजा था, 1971 में भी कुछ मुस्लिम देशों ने भेजा था। सऊदी एक सिंबॉलिक जेस्चर में 4, 8 या 12 फाइटर विमान पाकिस्तान में भेज सकता है। अब इनकी ग्राउंड पे डिप्लॉयमेंट क्या होती है मैं बता देता हूँ। 1965 1971 में क्या हुआ था कि जो भी मुस्लिम देशों ने हवाई जहाज भेजे थे अपने पायलट्स के साथ, उनका इस्तेमाल सिर्फ एयर डिफेंस इन डेप्थ, ग्राउंड अटैक के भारत की फौज पर या भारत के अंदर घुसकर हमला करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया था, क्योंकि उनको आशंका थी कि वो अगर भारत के अंदर शूट डाउन होंगे, उनका पायलट भारत के अंदर कैप्चर हो जाएगा। तो 1965 1971 में इन 4 या 8 जहाज जो कि मुस्लिम दोस्त देशों ने भेजा था पाकिस्तान, उनका इस्तेमाल कैसे किया गया? एयर डिफेंस ऑफ रावलपिंडी, एयर डिफेंस ऑफ कराची, ऐसे ही इस्तेमाल किया गया था। तो ठीक है, अगर सऊदी पहली चीज तो भेजेगा नहीं, 100% मिलिट्री नहीं, इस बारे में नहीं, जो लेकिन यूके देवनाथ जी, पाकिस्तान के पास जो एक चीज की कमी है वो पैसा है। पैसा तो सऊदीया से मिलेगा ना, हथियार तो वो चाइना से भी ले लेगा, उसे मेन पैसे की दरकार है। हाँ आशीष जी, इसमें कोई शक नहीं है, पैसा उनको पहले भी मिलता था। पैसा उनको, जनरल माथुर ने जैसे बताया, पैसा अभी भी मिलेगा, भविष्य में भी पैसा मिलता रहेगा। दोनों मुल्क सुन्नी सुन्नी हैं, और पाकिस्तान बीच बीच में बड़ी मात्रा में मैन पावर, मिलिट्री मैन पावर, पैरामिलिट्री मैन पावर एंड पुलिस सऊदी को मुहैया कराता है। जब भी सऊदी में कोई इंटरनल डिस्टरबेंस होती है तो पाकिस्तान से एक जनरल को, मोस्टली रिटायर्ड जनरल को भेज दिया जाता है वहां पर, उस पर काबू करने के लिए। तो ये एक टेम्पररी फिनोमिना है, पैसा पाकिस्तान इधर उधर से ले आता है। जी ठीक है भट्टाचार्य सर, एक कमेंट आपका मैं लूंगा। देखिए, हमने 2 दिन पहले ही हम डिस्कस किए थे, जे नेटो का जैसा एक ऑर्गेनाइजेशन करना चाहता है ओआईसी ने, दिस मुस्लिम कंट्रीज, तो वो हुआ नहीं है, और उसके बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ। इसके बीच में आया है सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान का कहानी। नाउ इट इज ए ग्रेट कंसर्न, बिकॉज इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, then it will be considered as attack on Saudi Arabia. I don't know the full statement, but ये एक गंभीर मामला है इंडिया के लिए। आप लोगों ने पता है कि 1971 में अमेरिका जब 7th फ्लीट डाला था इंडियन ओशन में और बे ऑफ बंगाल में, तब इंडिया 4 महीने पहले इंदिरा गांधी रशिया के साथ एक समझौता किया था। सिमिलर नहीं, लेकिन वो समझौता अलग था। वो जब अमेरिका की तरफ से जब अपने भेजे गए शिप्स भेजे गए थे, तब सोवियत संघ हिंद महासागर में मजबूती के साथ खड़ा हो गया था। यहां पर ये जो समझौता हुआ है, ये साफ ये कह रहा है कि अगर हमला हुआ तो ये माना जाएगा कि सऊदीया पर भी हमला हुआ है।
तो इसलिए ये बात Exactly. गंभीर हो जाती है। सऊदीया के साथ हमारे संबंध अच्छे हैं, बड़ी तादाद में भारतीयों ने वहां पर इन्वेस्ट किया है, बड़ी तादाद में भारतीय वहां पर काम करते हैं। एकदम एकदम। सो ये बहुत ही डिस्टर्बिंग न्यूज है, और ये वी हैव टू वेट फॉर फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कैसे इसको देखे। तो ये हाईली इंडिया कंसर्न, बहुत काम करता है सऊदी अरब में, एंड ये ईरान इज आल्सो वेरी important here because Iran is having direct border with नजदीक है पाकिस्तान के साथ। सो ईरान को हम कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि वो एक सियाम कंट्री है, और उसके साथ सऊदी अरबिया का भी रिलेशन अच्छा नहीं है, और पाकिस्तान के रिलेशन भी अच्छा नहीं है। सो ये कंसर्न ईरान का भी एक कंसर्न है। तो ये इट इज ए ग्रेट इंपॉर्टेंस फॉर इंडियन डिफेंस तौर पर। और विदेश मंत्रालय की तरफ से, जिसका भी हम लोग चर्चा भी कर रहे थे, कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी, उस पर भी रिएक्शन ले लूंगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से जो ट्वीट है वो किया गया है, जिसमें विदेश मंत्रालय ने यह कहा है कि भारत सरकार पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो रक्षा समझौता हुआ है उस पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। विदेश मंत्रालय जो है वो सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर जो प्रभाव पड़ेगा उसका लगातार अध्ययन कर रहा है। एमईए के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का यह ट्वीट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। यह ट्वीट बहुत कुछ कहता है। यह भी कह रहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की जो रक्षा है वो भी करेगा। यानी जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में समझौता हुआ है, उस समझौते पर यह जो रिस्पॉन्स है वो इंडियन गवर्नमेंट का है। इंडियन गवर्नमेंट बाकायदा उस पर नजर बनाए हुई है, हर एक चीज को यहां पर बारीकी से देख रही है। और जो मीडिया रिपोर्ट की यहां पर बात की गई है उस पर उसने साफ कहा कि वी हैव सीन द रिपोर्ट ऑफ द साइनिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिकल म्यूचुअल डिफेंस पार्ट बिटवीन द सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो पार्ट साइन हुआ है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में वो हमने देखा है, और गवर्नमेंट जो है वो इस एग्रीमेंट पर बाकायदा नजर जो है वो बनाई हुई है। इसी पर अपने एक्सपर्ट के पास चलते हैं और उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। मेजर जनरल अनुज माथुर जी, जो हम बात कर रहे थे विदेश मंत्रालय की, उनका ट्वीट आ गया, नजर बनाए हुए हैं, लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या इस बात को लेकर पहले से ही भारतीय हुकूमत की तरफ से कोशिश नहीं करनी चाहिए थी कि इन दोनों मुल्कों के बीच में कोई करार साइन ना हो। अब इस बात को समझिए कि मिस्र ने जब यह सम्मेलन हुआ तो कहा कि नाटो जैसा हमें एक संगठन बनाना चाहिए। इस कारवां में अभी 2 मुल्क हैं, क्या पता आने वाले समय में इस्लामिक मुल्कों की संख्या बढ़ जाए, इसमें यह एक बड़ा संगठन बन जाए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आशीष, देखिए मैं आपको एक बात बताना हूं कि बड़ा संगठन बनने का क्या अर्थ होगा, ये हमको देखने की आवश्यकता है। मेरा ये मानना है कि ये जो आपस में करार हुआ है इसकी डायनेमिक्स जो है वो हमको जो नजर आ रहा है उससे कहीं ज्यादा बढ़ी हुई है। दोनों के, जैसे कुणाल कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, दोनों दे हैव अ कॉमन एडवर्सरी जो ईरान है। ईरान के साथ अगर आप लोगों को, दर्शकों को पता होना चाहिए कि हूती के माध्यम से सऊदी अरब और ईरान में पिछले 8 वर्षों से लगातार, सऊदी अरब और हूती में 8 वर्षों से लगातार युद्ध चला आ रहा है। किस प्रकार से यमन में हूती ने आधे यमन के ऊपर कब्जा करके रखा हुआ है। तो इनकी जो इंटरनल डायनेमिक्स है उसको वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि किसी भी रियल सेंस में नाटो जैसा ऑर्गेनाइजेशन बनने की संभावना मुझे नजर कम आती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपका एक बन भी गया, मान लीजिए एक आपने नाटो जैसा एक ओआईसी को कह दिया कि ये नाटो है, हमारा मिलिट्री अलायंस भी हो गया, अब आप मुझे बताएंगे कि ट्यूनीशिया या मोरक्को या कोई और देश इतना दूर से किस तरह से किसी भी मिलिट्री एक्टिविटी को भारत में या विश्व के किसी और कोने में जाकर के इन्फ्लुएंस कर पाएगा। इतना आसान होता नहीं है। बट ये बात हमको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इस पूरे खेल में, आशीष, मैं बार बार ये बात बता रहा हूं आपको, वो उनका समझौता कभी मिस्र से नहीं है, उनका समझौता लेबनान से नहीं है, उनका समझौता फिलिस्तीन से नहीं है। समझौता सिर्फ कतार और सऊदी अरब से करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान किसी मिलिट्री समझौते की तरफ नहीं देख रहा है। पाकिस्तान
कैसे अपना फंसा हुआ पैसा निकाल सके। आज की तारीख में 39 बिलियन उनके उनके ऊपर कर्जा जो उनको इस साल में उसको डेट क्लियर करना है, वो कैसे करेंगे? तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसा देख रहे हैं और वो गोली दे रहे हैं कि हमारे पास परमाणु शक्ति है और आपको अगर कोई समस्या हुई तो हम उस परमाणु शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं आपकी सेफ्टी के लिए। ये उन्होंने कहा। शहबाज शरीफ ने दोहा में ये स्टेटमेंट दिया था कि हम मिलिटरीली पूरे पूरे अरब वर्ल्ड को, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड को सपोर्ट करने के लिए या बचाने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन ये बात बहुत क्लियर है और सारी दुनिया जानती है इस बात को कि क्या पाकिस्तान की काबिलियत है और किस परिस्थिति में खास तौर पे अर्थव्यवस्था के रूप में पाकिस्तान आज गुजर रहा है, और उन पर उनके टेररिस्ट का जो दबाव है। ये जो स्टेटमेंट सैफुल्लाह कसूरी का इमीडिएटली उसके बाद आ ठीक है, गया। एक बार आप बार बार उनके- सैफुल्लाह कसूरी के स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। पीसीआर सैफुल्लाह कसूरी का स्टेटमेंट ऑन स्क्रीन लाया जाए। मैनेजर जनरल अनुज माथुर जी, तब तक आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, तब तक वो हम वीडियो प्ले कर रहे हैं। कसूरी ने क्या कुछ कहा? रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान की सरकार को जो पैसा मिला है तो उस पर सीधी नजर उनके जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो जैश हो चाहे वो लश्कर हो, उनकी चली गई है और उनको लगता है कि वो पैसा हमारे को रिवाइव करने के काम आएगा। मैं इतना बता सकता हूं कि कितनी भी आप आर्थिक मदद पूरी दुनिया से ले लें, जब तक उस पैसे को आप सही प्रकार से इन्वेस्ट करके और उसको बिजनेस डेवलप करने के लिए और अपने अरे अनुज अर्थव्यवस्था माथुर को जी, सुधारने- पाकिस्तान को बिजनेस करना ही नहीं है। पाकिस्तान को जो चाहिए वो वही करता है भाई। उसकी नीयत, उसके डीएनए में आतंकवादी पैदा करने वाली है तो वो वही करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। उससे ज्यादा कि उसकी सोच नहीं है। हमारे यहाँ रामचरितमानस में कहा, वो लिखा भी है तुलसीदास जी ने कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो जिसकी जैसी भावना होती है वो उसी हिसाब से काम करता है, ये आप तय मान के चलिए। लेकिन मैं आपके पास आऊंगा यूके देवनाथ जी। यूके देवनाथ जी, सवाल अब ये उठता है कि भारत की तरफ से अब अगला मूव क्या हो सकता है। हालांकि जो हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है उनका बयान भी हमने दिखाया जिसमें उन्होंने कहा कि वो बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। लेकिन हां, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अरब के मुल्क में यानी सऊदी अरब के रूप में पाकिस्तान को एक बड़ी शक्ति मिल गई है, खासकर पैसे को लेकर। भले ही वो वेपन में सपोर्ट ना कर पाए लेकिन पैसों को लेकर तो सपोर्ट करेंगे। जी हाँ, देखिए विदेश मंत्रालय का जो बयान आया है उसमें दो चीजें बहुत खास है। एक तो बहुत नपातुला बयान है। इस बयान में चिंता की कोई बात नहीं है, वो बोल रहे हैं हम नजर रखे हैं। दूसरी चीज है कि बयान बहुत ही बैलेंस्ड बयान है, मैच्योर बयान है। इसमें हमने किसी के भी विरुद्ध, खासतौर से सऊदी के विरुद्ध एक छोटा सा भी कोई कुछ हवा नहीं है, हम आवाज नहीं की है हमने इस बयान में। तो अब विदेश मंत्रालय का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। हमारे संबंध सऊदी के साथ मजबूत हैं और विदेश मंत्रालय भविष्य में जाहिर बात है कोशिश करेगा कि सऊदी के साथ हमारे संबंध और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाएं। जहां तक एमबीएस की बात है, बहुत ही मॉडर्न ख्यालात के हैं और वो अपने देश को अननेसेसरीली भारत के विरुद्ध कहीं पर भी घसीटेंगे नहीं। भारत से बहुत बड़ी तादाद में हमारे लोग सऊदी में काम करते हैं, ज्यादातर हायर टेक्निकल और प्रोफेशनल एरियाज में। तो सऊदी जो है भारत के लोगों की टेक्निकल और प्रोफेशनल नॉलेज का फायदा उठाना चाहेगा। सबसे बड़ी बात है कि अब तक पाकिस्तान जो उछल रहा है ये सोच के कि सऊदी से उसको बहुत ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। देखिए, सऊदी नाप तोलकर थोड़ा थोड़ा सपोर्ट देता रहेगा, फाइनेंशियल एड पाकिस्तान को देता रहेगा, क्योंकि दोनों ही सुन्नी मुल्क हैं, दोनों ही मुल्क इस्लामिक देश में अपने को खलीफा समझते हैं, दोनों ही मुल्क को मालूम है कि ईरान के साथ उनकी थोड़ी सी दिक्कत है, पाकिस्तान की भी दिक्कत है ईरान के साथ। पाकिस्तान की बॉर्डर सिस्तान, ईरान के सिस्तान प्रोविंस से लगती है। बॉर्डर पर कभी कभी घुसपैठ इधर से उधर और इधर से उधर हो जाती है। 2 साल पहले ही पाकिस्तान एयरफोर्स ने ईरान के सिस्तान प्रोविंस में घुसकर हवाई हमले भी किए थे, क्योंकि पाकिस्तान को लगता था कि ईरान के वहां पर बीएलए के जो लड़ाके हैं उनको संरक्षण मिल रहा है। तो सऊदी के पास सैकड़ों बिलियन डॉलर बैंक में पड़े हुए हैं।
वो बीच बीच में उसमें से आधा बिलियन 1 बिलियन चवन्नी अठन्नी की तरह पाकिस्तान की तरफ टॉस कर देगा। उससे भारत को कोई खास चिंता नहीं है। हमारी चिंता कहाँ पर है मैं बताता हूँ। हमारी चिंता इस पर है कि अ, ऐसे वाले द्विपक्षीय मिलिट्री एग्रीमेंट क्या वो दूसरे मुस्लिम देशों के साथ करेगा? तो जैसे जनरल माथुर ने बताया, ठीक है, मोरक्को कुछ नहीं कर सकता, मलेशिया कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारी नज़र रहेगी कि क्या वो पाकिस्तान इस तरह के द्विपक्षीय मिलिट्री समझौते अ, वैसे उन देशों के साथ करेगा जो मुस्लिम देश मिलिट्री तौर पर या तो मजबूत हैं या जो मुस्लिम देश पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ लगे हुए हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत पाकिस्तान को फौजी सहायता भेज सकते हैं। तो ये वेट एंड वॉच का गेम है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जहाँ तक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, हमें ये छोटे-छोटे चवन्नी-अठन्नी की मदद पाकिस्तान को जो मिलता है, कोई चिंता की बात नहीं है। हम्म। आज की तारीख में ज़मीन पर क्या कोई मुस्लिम देश पाकिस्तान को टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियाँ दे सकता है? नहीं। हम्म। क्योंकि किसी भी मुस्लिम देश से पाकिस्तान को अगर एक पानी के जहाज पे वो टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां भेजने की कोशिश करेंगे तो उसमें 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते का समय लग जाता है। हम्म। हाँ, ये हो सकता है, जैसा कि पहले भी हुआ है, कि अगर युद्ध हो जाए पाकिस्तान के साथ, हम्म। तो कुछ मुस्लिम देश ऐसे हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा सर, वो हवाई जहाज से पाकिस्तान को उन गोला बारूद को दे सकते हैं, टैंक के गोले, तोप के गोले, मिसाइल्स वगैरह हवाई जहाज से हम्म। उन देशों में जो ट्रांसपोर्ट जहाज है, C-17, IL-76 लोड करके भेज सकते हैं, क्योंकि हम्म। पाकिस्तान और इन देशों में कुछ वेपन सिस्टम ऐसे हैं जो कि कॉमन है। हम्म। पाकिस्तान में भी वही अमेरिकी तोप है, उस मुस्लिम देश में भी वही अमेरिकी तोप है, पाकिस्तान में भी वही बख्तरबंद गाड़ी है, उसका अम्यूनिशन भी वैसा ही है, उस मुस्लिम देश में भी वही बख्तरबंद गाड़ी है, उसका अम्यूनिशन भी वैसा ही है। इससे ज्यादा कुछ होने वाला नहीं है। तो बिल्कुल आप मिलिट्री सही कह तौर रहे, पर मैं बहुत बताता ज्यादा हूँ, कुछ फर्क नहीं नहीं होने पड़ता। वाला। लेकिन कर्नल कुणाल भट्टाचार्य जी, हिंदी में कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। लेकिन अगर दुश्मन का दोस्त, उसे क्या कहेंगे और उसे किस तरह से डील करेंगे, और खासकर तब जब वो आपका भी दोस्त हो? ये आपने आपका बात को मैं दूसरे तरीके से कहना चाहता हूं। हम्म। ये हमें मालूम है कि पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड नहीं है, कोई परमानेंट दुश्मन नहीं है। हम्म। मैं उसको ऐसे प्लेस करना चाहता हूं। और पाकिस्तान, एक नया चीज मेरे दिमाग में आ रहा है। ये पाकिस्तान का जब पैसे का ऐसे कमी होता था, ये कटोरा लेके चाइना के पास जाता था। हम्म। लेकिन ये चाइना के पास इस बार नहीं गया। और पाकिस्तान का जितना लोन है, पहले चाइना से ही लोन लेता था, चाइना को ही वापस करता था। ये अभी बंद हुआ है, बिकॉज चाइना अभी इंडिया के साथ बहुत नजदीक आया है। ये एससीओ मीटिंग में हमने देखा है। तो पाकिस्तान शायद सोच रहा है कि चाइना इज नो मोर ए फ्रेंड एट एट यूज टू बी। मतलब पहले जैसे उसका दोस्त था, वैसे दोस्त अभी नहीं रहा। इसीलिए पैसे के लिए वो और कहीं स्कोप ढूंढ रहा था। ये दिस इज ए वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट मेरे को लग रहा है। हम्म। और ये जो पूरा गल्फ कंट्रीज में है, ये किसी के पास वेपन नहीं बनाना आता है। हम्म। मतलब टैंक नहीं है, एयरक्राफ्ट नहीं बनता है, गन्स नहीं बनता है, ये भी बाहर से ही खरीदता नहीं, है। लेकिन लेकिन भट्टाचार्य जी, चाइना उनकी बनाता है। मानसिकता तो बनती है ना, उस मानसिकता का क्या करें? उनकी नो मानसिकता नो, बम से कम थोड़ी ना है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है वो चाइना डिपेंडेंट था अभी तक। वो अभी शिफ्ट हो रहा है, कोई गल्फ की तरफ जा रहा है। हम्म। और लेकिन ये हमें पता है कि गल्फ के पास जाएगा सिर्फ पैसों के लिए ही जाएगा, क्योंकि उसके पास वेपन नहीं है। जो हमारे साथ ये जो ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा हुआ था, ये सारे वेपन्स चाइनीज था। एयरक्राफ्ट चाइना का था, वो मिसाइल चाइना का था, एवैक्स जो एयर डिफेंस था वो चाइना का था। तो इसीलिए वो शायद वो उतना इंडियन अटैक में उतना इफेक्टिव नहीं था। इसीलिए शायद वो भी सोच रहा है कि लेट्स सी सम ऑल्टरनेटिव। मतलब चाइना से
निकाल के थोड़ा दूसरे कोई लेकिन आपको नहीं alternative लगता कि इस ढूंढ डील के बाद, मुझे लगता है कि सीधे सीधे पाकिस्तान इजराइल की नजरों पर आ गया। इजराइल और पाकिस्तान का डिस्टेंस काफी है एंड वो 4-5 देश क्रॉस करके इजराइल अटैक करेगा। ठीक है, वो पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर रहा है किसी तरीके से इजराइल के अगेंस्ट में, ये बात हो सकता है। बट मेरे को लग रहा है पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट में कुछ करने के चक्कर में मोर कंसर्न। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आतंकवादी है, खुलकर कह रहा है कि जम्मू कश्मीर हमारा होगा। अनुज माथुर जी, जब गाड़ी में पेट्रोल कम हो तो अगर आप एक्सीलेटर लेते हैं बाइक या स्कूटी की तो वो घुर घुर करती है, लेकिन जैसे ही पेट्रोल भरवा देते हैं उसकी रफ्तार बड़ी तेज हो जाती है। तो सैफुल्ला कसूरी की आवाज में जो दम नजर आ रहा है या चीख रहा है, वो इसी वजह से चीख रहा है कि वहां से फ्यूल मिलने की उसे उम्मीद दिख गई है कि हमें सऊदीया से फ्यूल मिल जाएगा, अब गाड़ी दंदना कर चलेगी। देखिए, मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि वहां पर जब जैसे ही पाकिस्तान को कहीं से भी भीख मिल जाती है, पैसा मिलने की संभावना बन जाती है, तो सबसे पहला जो एक स्टेटमेंट वहां से आता है वो उनके आतंकवादी संगठनों का आता है। और ये बात कि हमको समझने की जरूरत है कि आतंकवादी संगठनों का इतना नुकसान हुआ है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि वो लोग पाकिस्तान के हुक्मरानों पर और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट पर दबाव डाल रहे हैं कि आपने जो इतना नुकसान हमारा हुआ उसका क्या किया, उसकी भरपाई कैसे होगी। करोड़ों रुपए उन्होंने सेट असाइड किए हैं। मरकज सुभान अल्लाह को दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, मुरीद के में भी रिकंस्ट्रक्शन शुरू हो गया है। तो ये मैं यही कहने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपके पास भीख का पैसा आता है और उस पैसे को आप फिर आतंकवाद में लगा देंगे तो उससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर कोई लाभ नहीं होगा। मैं कुछ पाकिस्तान के चैनल यूट्यूबर्स को सुन रहा था, चैनल पे सुन रहा, बातचीत सुन रहा था, वो भी यही कह रहे हैं कि जब तक आप ये जो पैसा मिला है, अभी रिलीज हुआ है 1 अरब 20 करोड़ US डॉलर, और आने वाले समय में और पैसा वहां से भीख आने वाली है, उसको अगर जब तक आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उस पैसे को कसूरी जैसे लोगों को आप दे देंगे, तो फिर वही पाकिस्तान ढाक के 3 पात जहां था वहीं का वहीं रह जाएगा। और आशीष, मैं आपको बता रहा हूं, कितने भी समझौते किसी से भी ये कर ले, ये वहीं का वहीं रहेगा, क्योंकि पाकिस्तान वही दुम है जो कई साल ट्यूब में रहने के बाद भी सीधी नहीं हो सकती। वो आतंक परस्त राष्ट्र है। नहीं, उसका एक इलाज होता है अनुज माथुर जी। कई बार आपने देखा होगा कि विदेशी नस्ल के जो कुत्ते होते हैं उनके पूंछ काट दिए जाते हैं। हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, ये वही लग रहा है। तो मैं अब देखिए, आपको मैं ये बता रहा हूँ, और ये जो आपने प्रश्न किया था कि इजराइल की नजरों में आ गया है, वो बिल्कुल अब वो दूर है, नजदीक है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मैं 2 छोटे छोटे उदाहरण दूंगा जिससे आपको डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन हो जाना चाहिए। 7000 किलोमीटर दूर जाकर के यूक्रेन ने रूस के पूर्वी इलाके में रूस के स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो मेरा यह मानना है कि अगर इजराइल जैसा देश, जिसकी की जो सिक्योरिटी एजेंसी इतनी जबरदस्त है कि वो इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर कमरे में जाके एक रॉकेट से खत्म कर सकती है, तो वो पाकिस्तान के ऊपर भी किसी भी प्रकार से पाकिस्तान के मंसूबों को एडजस्ट कर सकती है। ये बात हमको समझने की आवश्यकता है। तो जहां तक सवाल इस बात का है, देखिए, आज नेतन्याहू का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल क्लियर है। दुनिया में कहीं भी कोई भी देश जो कि हमास को या किसी भी आतंकवादी को जो कि इजराइल के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, पनाह दे रहा है, तो उसके ऊपर वो एक्शन लेंगे। और अगर वो कन्विंस हैं, और ये डील जो है उनको बिल्कुल क्लैरिफाई करने की कोशिश कर रही है। हालांकि सऊदी से उनके कोई खास वो उनकी लड़ाई इतनी नहीं है, उनका युद्ध कंटिन्यूज टू बी जो ईरान और उसके प्रॉक्सीज हैं उनके साथ है, लेकिन फिर भी इसको वो देख रहे होंगे। और जो पाकिस्तान जिस परमाणु शक्ति के दम पर अरब और इस्लामिक वर्ल्ड को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है, वो प्रॉक्सी भी बहुत जल्दी खुल करके सामने आएगी। वो ब्लफ जो है वो सामने आ जाएगा, क्योंकि उनके पास उसका है ही नहीं बटन। हाँ, ये जो बटन 2 ही नहीं है। एयरक्राफ्ट। लेकिन एक सवाल यहां पर जूके देवनाथ से लूंगा। मैंने उस समय जूके देवनाथ जी, हम लोगों ने चर्चा के दौरान इस बारे में कहा भी था कि पिछले
कुछ समय से, चाहे पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री की बात करिए इशाक डार की, उसने ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी और ऑपरेशन सिंदूर जो रोका गया या भारत पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष था वो रोका गया, वो दोनों देशों की बातचीत को लेकर था। कल पाकिस्तान के एक मंत्री का बयान आता है और ये उसमें कहते हैं कि इजराइल जो है वो अमेरिका को घूस देता है। 25 सितंबर को मुनीर और शहबाज इन दोनों को अमेरिका जाकर डोनाल्ड ट्रंप से मिलना है। तो पाकिस्तान इस समय अमेरिका को लेकर क्या रणनीति बना रहा है? एससीओ समिट में चाइना के साथ अच्छे संबंध को दिखाना, यहां पर गल्फ कंट्रीज के साथ अच्छे संबंधों को दिखाना और सीधा अमेरिका पर निशाना साधना, ये क्या कुछ कहता क्या है? ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है वो चीन और अमेरिका प्रोवाइड कराते हैं। आसिम मुनीर को जब भी अमेरिका बुलाता है तो अमेरिका को मालूम है कि असल में आसिम मुनीर ही हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, विदेश मंत्री, गृह मंत्री। तो आसिम मुनीर को बुलाया जाता है। ठीक है, बीच बीच में शहबाज शरीफ भी एक कॉमा फुल स्टॉप के साथ एक वक्तव्य दे देते हैं। लेकिन ये बहुत हैरानी की बात है कि आसिम मुनीर ने तमगा दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को कि उन्होंने सीज फायर कराया ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और अब पाकिस्तान के सिविलियन लीडर्स की इतनी हिम्मत हो गई कि आसिम मुनीर के खिलाफ जाकर वो ये बोले कि अमेरिका का कोई रोल नहीं था सीज फायर कराने में। तो शायद ये दिखा रहा है कि वहाँ जो सिविलियन लीडर्स हैं वो अपना सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी कल ही इनको जनरल हेडक्वार्टर में बुलाकर डीब्रीफ कर देगी। पाकिस्तान आर्मी का बहुत एक अच्छा तरीका होता है, पहली वार्निंग, सेकंड वार्निंग, थर्ड वार्निंग में उसकी कुर्सी बदल दी जाती है। तो आमतौर पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो भी ऐसा बयान देते हैं, पहले उसको आर्मी हेडक्वार्टर से उस बयान को क्लियर किया जाता है। पाकिस्तान का कोई भी मंत्री जब विदेश में जाता है, इंक्लूडिंग उनके प्राइम मिनिस्टर, तो पहले आर्मी हेडक्वार्टर से उनको एक ब्रीफ दे दी जाती है कि जब आप विदेश में जाएंगे सिर्फ इन्हीं मुद्दों पर बोलेंगे, और यह आपका पैराग्राफ हम लिख के दे रहे हैं, यह आपका सेंटेंस हम लिख के दे रहे हैं, आप इन्हीं को वहां पर जाकर अपने फेफड़े से हवा निकालकर बोलिए, इससे ज्यादा भी एक शब्द आप नहीं बोलेंगे। अमेरिका जो है उसको पाकिस्तान की बहुत दरकार है। अमेरिका का जो रुख पाकिस्तान की तरफ रहा है, इसकी ज्योग्राफिक लोकेशन की वजह से वो चाहता है कि पाकिस्तान को अपने साथ रखे, ताकि चीन जो कि आधा ऊंट पाकिस्तान के तंबू में घुस चुका है, अब और ज्यादा पैंट पाकिस्तान में ना बिठा पाए। अमेरिका का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन सब जगह पर है, अफगानिस्तान पर है, तो वो वहां पर नजर रखने के लिए पाकिस्तान को अपने साथ चाहता है। अमेरिका पाकिस्तान को हमेशा फौजी सहायता देता रहेगा। इसके बहुत बड़े कारण हैं, क्योंकि अगर अमेरिका पाकिस्तान को फौजी सहायता नहीं देता तो पाकिस्तान वही फौजी सहायता चीन से ले लेगा। फिलहाल चीन ने पाकिस्तान की आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में बहुत बड़ी हद तक सपोर्ट दी हुई है। जैसे कि अभी बात हो रही थी, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उनका जो इक्विपमेंट प्रोफाइल था वो सारा चाइनीज था। तो अमेरिका चाहता है कि भविष्य में जब भी पाकिस्तान को हथियार की जरूरत पड़े तो वो चीन से मांगे, इससे पहले अमेरिका से मांगे। अमेरिका पहले ही दे देना चाहता है। दिक्कत अमेरिका की क्या है? दिक्कत अमेरिका की ये है कि चीन पर नजर रखने के लिए, चीन को सीमित रखने के लिए पाकिस्तान बहुत ही अच्छा एसेट है। जी आशीष जी, एक बड़ा एसेट यहां पर पाकिस्तान है, लेकिन कर्नल कुणाल जी, एक सवाल यह भी उठता है कि क्या इस करार के बाद अगर हम एशिया की राजनीति की बात करें तो जियोपॉलिटिक्स कुछ चेंज होती हुई नजर आ रही है। खलीफा बनने की रेस में पाकिस्तान, सऊदी अरब और इसके अलावा ईरान था। ईरान शिया मुल्क है, ये सारे के सारे सुन्नी मुल्क हैं और जाहिर तौर पर इससे ईरान में भी बेचैनी बढ़ेगी। एक मिस कर गया, टार्की है। हाँ। तो टार्की का प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट, वो भी एक खलीफा बनने का चक्कर में है। लेकिन ये जो पावर शिफ्ट है, ये एससीओ मीटिंग में चाइना का जो मीटिंग हुआ था, तो वहां पे थोड़ा लग रहा है मेरे को, जो एशिया का ये पावर शिफ्ट हो चुका है। थोड़ा इंडिया, रशिया एवं चाइना एक गुट बन रहा है।
which is probably going against USA hegemony and उनका डोमिनेंस थोड़ा कम करने के लिए। तो इसीलिए अमेरिका इज नॉट वेरी हैप्पी विद इंडिया, तो चाइना पाकिस्तान इसी का सुविधा लेने का कोशिश कर रहा नहीं, है। लेकिन कुणाल भट्टाचार्य जी, मुझे समझ में आ नहीं पा रहा है, सारी नापाक हरकतें पाकिस्तान करता है, आप नाराज इंडिया से हो जाते हैं, जबकि हम कुछ करते ही नहीं है, तब आप हमसे नाराज हो जाते हैं। यानी कोई अगर कुछ बोलता नहीं है तो आप अपना सारा गुस्सा हम ही पे आके निकाल देंगे क्या? द पॉइंट इज अमेरिका का जो आइडिया है जे दे वर कंट्रोलिंग द होल वर्ल्ड, और अमेरिका का जो दबदबाव था वो इंडिया नहीं सुन रहा है। इसीलिए अमेरिका के साथ डायरेक्ट हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो जो अमेरिका चाहता है वो इंडिया नहीं सुन रहा नहीं, है। ऐसा तो नहीं जैसे है कुणाल भट्टाचार्य जी। 1974 में जब पोखरण का परीक्षण हुआ, 1971 की जब लड़ाई हुई, 1998 में जब परीक्षण हुआ परमाणु बम का, 1999 की जब करगिल की लड़ाई थी, तब भी हमने अमेरिका की नहीं सुनी थी। आज कौन सी नई बात कर रहे हैं हम? नहीं, वो तो है ही, मतलब उस टाइम वो पाकिस्तान का नेचुरल, बिकॉज वी वर प्रो रशियन, हमारे इक्विपमेंट, टैंक्स, वेपन्स, एयरक्राफ्ट सभी रशियन मेड था, तो इसीलिए हमारे लॉन्ग एसोसिएशन है रशिया के, इसीलिए अमेरिका का उस टाइम पाकिस्तान के ऊपर उसका नजर था। लेकिन अभी जियोपॉलिटिकल थोड़ा चेंज हो गया था, लेकिन अमेरिका एंड डीप स्टेट ये नहीं मान पा रहा है कि इंडिया और एशियन कंट्रीज कैन टेक इंडिपेंडेंट डिसीजन, मतलब वो ये इनका हजम नहीं हो रहा है। मैं इसीलिए बोल रहा हूं ये जो लोन दे रहा है, आपको मालूम होगा ये ऑपरेशन सिंदूर खत्म होते होते ही $130 मिलियन का वर्ल्ड बैंक का लोन दिया हुआ था पाकिस्तान को। तो ये लग रहा है जो जैन साहब, माथुर साहब ने बोला है, ये अमेरिका के पास वो न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान का नहीं है, वो अमेरिका का है, और वो जो किराना हिल्स में जो छुपा हुआ था उसके रेंट दे रहा था अमेरिका थ्रू वर्ल्ड बैंक टू पाकिस्तान। ये मतलब वो हेल्प नहीं था, लेकिन वो अमेरिकन न्यूक्लियर बॉम्ब है। और हमें मालूम है जो नूर खान एयरबेस में वो देयर आर सर्टन पाकिस्तानी का उसका कोई एक्सेस ही नहीं है, वो टोटल एयरफील्ड वाज कंट्रोल्ड बाय अमेरिका। तो ये एक पावर शिफ्ट दिख रहा है मेरे को। एक पावर शिफ्ट यहां पर नजर आ रहा है। अनुज माथुर जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं यूके देवनाथ जी के पास जाऊंगा। को भी इस बात का अमेरिका जानता है कि वो उसको अगर चीन को काउंटरवेल करना है, उनको कंट्रोल करना है, तो दे विल नीड इंडिया, ये बिल्कुल क्लियर है। और जिस प्रकार से ट्रंप के बयानों में और ट्रंप के स्टांसेस में थोड़ा सा मेल्ट डाउन हुआ है, उसकी वजह सिर्फ यही है। और भारत के साथ जो अमेरिका ने अपने रिश्ते बिगाड़े थे, उसकी दो मुख्य वजह थी। पहली कह रहा हूं मैं, ये पहली वजह ट्रंप का जो पर्सनल इशू था नोबेल पीस प्राइज का या जो भी कहें, और वो जब हर जगह अपना क्रेडिट ले रहे थे कि मैंने रुकवा दिया, उसमें भारत का ट्रंप का साथ ना देना पहला, और दूसरा भारत का रशिया से लगातार एनर्जी खरीदते रहना, ये दो इश्यूज थे। लेकिन ये इशू नया नहीं है, उसको उनको पता है कि भारत रशिया से ये ऑयल खरीद रहा है, न केवल रशिया से ले रहा है, हम ईरान से भी ले रहे हैं, तो ये बात भी वो जानते हैं। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं आशीष, अमेरिका को इस बात का पूरा ज्ञान है कि अमेरिका नीड्स इंडिया मोर देन व्हाट इंडिया नीड्स अमेरिका, ये बिल्कुल साफ तौर पे अमेरिका को मालूम है। क्योंकि अगर उनकी एडवर्सरी, उनकी जो कंपटीशन अगर चाइना के साथ है, तो दे कैन नॉट हैव एनिमिकल इंडिया। और ये जो तमाम चीजें चेंज हुई हैं, वो इसी वजह से चेंज हुई हैं कि जिस प्रकार का एक मैसेजिंग पिक्चर एससीओ के बाद निकला, उस पिक्चर में उस पिक्चर ने अमेरिका को कहीं ना कहीं थोड़ा सा झटका जरूर दिया है। तो मेरा ये मानना है कि ये डायनेमिक्स है इंटरनेशनल रिलेशन। थोड़ी देर पहले कहा गया, नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। और अब हमारा जो इंटरेस्ट है, हम अपने इंटरेस्ट में काम करेंगे। सऊदी अरब से हमारे रिश्ते बेहतरीन हैं, और
इसमें मुझे लगता है कि हमको अब इसको उस नजरिए से भी देखना पड़ेगा कि उनका पैक्ट हो गया है। उस पैक्ट की मेन वजह क्या है? शायद कोई पॉसिबिलिटी इजराइल की तरफ से हो। शायद उनको ये लग रहा है कि अमेरिका, अगर इजराइल कुछ करे तो अमेरिका उनकी पूरी तरह से मदद ना करे, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो जग जाहिर हैं। तो मेरा ये मानना है कि हमें इसको ध्यान से देखना चाहिए, इसके ऊपर हमें पूरा संज्ञान इसका लेना चाहिए, प्रिपेयर रहना चाहिए कि क्या इसका असर हो सकता है। लेकिन वही दो बातें हैं कि क्या मिलिटरीली वो भारत के खिलाफ पाकिस्तान को मदद करेगा, क्वेश्चन मार्क पहला। और दूसरा क्वेश्चन मार्क, जो पैसा आ रहा है वो पैसा क्या पाकिस्तान अच्छे कामों में इस्तेमाल कर पाएगा, या वो पैसा कसूरी जैसे लोगों के पास चला जाएगा और वो भारत के खिलाफ सिवाय जहर उगलने के कुछ नहीं करेंगे। तो जब तक इन दो बातों को पूरी तरह से एकदम उभर करके सामने नहीं आती हैं, पाकिस्तान का कोई काम होना मुझे लगता नहीं है। और एक और बात मैं साफ बताना चाहता हूं कि चाइना जो है साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहा है पूरी चीजें, किस प्रकार से पाकिस्तान अमेरिका की गोद में जाके बैठने का प्रयास कर रहा था, अब किस प्रकार से पाकिस्तान सऊदी अरब और वहां पर लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। अब जी। चाइना का बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है वो वहां पर इन्वेस्टेड हैं, वो किसी कीमत पे अपने उस इंटरेस्ट को खत्म नहीं होने देगा। और अगर बहुत ज्यादा पाकिस्तान इस प्रकार की हरकतें करता रहा तो चीन की तरफ से एक, मुझे लगता है, कोई डिसाइसिव ब्लो जो है वो पाकिस्तान को वो मिलने देखना वाला होगा। अनुज माथुर जी, यूके देवनाथ जी और भट्टाचार्य जी, समय की कमी है क्योंकि राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो भी दर्शकों तक दिखाना, बतलाना और समझाना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले एक 30 सेकेंड का ब्रेक। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। हमारे साथ 3 खास मेहमान थे जिन्होंने अपनी बातों को रखा।